एक खजाना, ऐसा खजाना जिसके बारे में किसी ने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा रहस्य जिसे पाने के लिए सदियों तक राजा, तानाशाह और साम्राज्य आपस में लड़ते रहे, लेकिन फिर एक दिन वो खजाना अचानक गायब हो गया, मानो धरती ने उसे अपने अंदर दफना लिया हो। करीब 1000 साल बाद कुछ नाइट्स ने उसे एक गुप्त तहखाने में खोज निकाला, लेकिन खजाना इतना विशाल था, इतना अनमोल कि वो किसी एक इंसान का नहीं हो सकता था। इसलिए वे उसे यूरोप ले गए। पर जल्द ही उस खजाने को लेकर फिर युद्ध छिड़ गया। हर कोई उसे पाना चाहता था और इसी डर से कि कहीं वो गलत हाथों में न चला जाए, उस खजाने तक पहुंचने के लिए कई नक्शे और रहस्यमयी सुराग बनाए गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे सारे सुराग इतिहास में खो गए, सिवाय एक के। वो आखिरी सुराग मिला था थॉमस गेट्स को। उस सुराग में बस इतना लिखा था कि खजाना शार्लोट के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर शार्लोट है कौन? थॉमस गेट्स इस छोटे बच्चे बेन के परदादा थे और अब वही आखिरी सुराग बेन की विरासत बन चुका था। एक ऐसी विरासत जिसे अब उसे हर हाल में पूरा करना था। तभी बेन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रहस्यमयी खजाने को एक दिन जरूर खोज निकालेगा। समय बीतता है और बेन बड़ा हो जाता है। अब वो एक अमीर बिजनेसमैन इयान के साथ मिलकर आर्कटिक क्षेत्र में एक पुराने जहाज की तलाश कर रहा था। उस जहाज का नाम था शार्लोट। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस रहस्यमयी सुराग को समझ ही लिया था। वही सुराग जो उसे दुनिया के सबसे खतरनाक सफर पर ले आया था। एक ऐसी जगह जहां सदियों से कोई नहीं पहुंचा था। बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा हुआ वो जहाज शार्लोट पूरे 200 साल पुराना था। हर किसी को यकीन था कि इसी जहाज में वो खोया हुआ खजाना छुपा है, जिसके लिए न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ ही देर बाद बेन को आखिरकार बर्फ के नीचे दबा वो जहाज मिल जाता है। जैसे ही जहाज का दरवाजा खुलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। धीरे धीरे सब अंदर जाते हैं। जहाज के भीतर हर तरफ सिर्फ जमी हुई बर्फ थी, ठंडी, सुनसान और डरावनी खामोशी, मानो वो जहाज आज भी कोई राज छुपाए बैठा हो। तभी उन्हें वहां कई बड़े बड़े बैरल दिखाई देते हैं। सबको लगता है कि शायद इन्हीं में खजाना होगा, लेकिन जब उन्हें खोला जाता है तो अंदर सिर्फ बारूद भरा होता है। और तभी बेन की नजर जहाज के कप्तान की लाश पर पड़ती है। उसकी जमी हुई लाश एक बैरल को कसकर पकड़े हुए थी, मानो मरते दम तक वो किसी राज की रखवाली कर रहा हो। बेन धीरे धीरे उस बैरल को खोलता है और अंदर से निकलता है एक बेहद पुराना रहस्यमयी एंटीक बॉक्स। सबकी नजरें उसी बॉक्स पर टिक जाती हैं। जैसे ही बेन उसे खोलता है, अंदर से एक पुरानी पाइप निकलती है। पहली नजर में वो बस एक साधारण पाइप लगती है, लेकिन बेन समझ चुका था कि असली राज इसी के अंदर छुपा है। वो तुरंत पाइप को खोलता है, फिर एक चाकू निकालकर अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है और अपने खून की बूंदें उस पाइप पर लगा देता है। अचानक पाइप पर छुपे हुए निशान उभरने लगते हैं, मानो सदियों पुराना कोई रहस्य जाग उठा हो। बेन तुरंत उन निशानों को एक कागज पर उतार लेता है। वो कोई साधारण संदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जो उन्हें खजाने के और भी करीब ले जाने वाली थी। अब बेन पूरी तरह उस पहेली को समझने में जुट जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि असली राज कहीं और छुपा है। एक ऐसा नक्शा जो दुनिया के सबसे मशहूर दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छापा गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका का सबसे कीमती और ऐतिहासिक दस्तावेज, एक ऐसा कागज जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पूरे देश की आजादी में थी। लेकिन तभी इयान की आंखों में लालच चमक उठता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब हमें मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराना होगा। ये सुनते ही बेन सन्न रह जाता है। वो तुरंत मना कर देता है। बेन कहता है, ये काम बहुत खतरनाक है। अगर हम पकड़े गए तो सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार जेल चला जाएगा। लेकिन अब इयान पर खजाने का जुनून सवार हो चुका था। उसे ना सही गलत दिख रहा था, ना रिश्ते, ना कानून। गुस्से में वो अपने आदमियों को इशारा करता है और अगले ही पल बंदूकें सीधे बेन पर तान दी जाती हैं। इयान कहता है, जो कुछ भी तुम खजाने के बारे में जानते हो सब बता दो, वरना तुम्हारे दोस्त राइली की लाश यहीं गिरेगी। पर तभी बेन एक मशाल जलाकर जलती हुई सीधे इयान की तरफ फेंक देता है। जहाज में चारों तरफ बारूद फैला हुआ था और देखते ही देखते आग भड़क उठती है। पूरा जहाज आग के समंदर में बदलने लगता है। इयान अपने आदमियों के साथ जान बचाकर भागता है और जल्दी जल्दी जहाज से बाहर निकल जाता है। उधर बेन और राइली धुएं और आग के बीच जहाज के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरा जहाज एक भयानक धमाके के साथ फट पड़ता है। ऊपर खड़े इयान को यकीन हो चुका था कि बेन और राइली अब जिंदा नहीं बचे और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन सबके चले जाने के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। बेन और राइली दोनों उस जहाज से जिंदा बाहर निकल आते हैं। ठंडी हवाओं और बर्फ से भरे उस वीरान इलाके से निकलकर वो सबसे पहले एक लड़की से मिलने पहुंचते हैं, जिसका नाम था एबिगेल। एबिगेल कोई आम लड़की नहीं थी, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की सुरक्षा की इंचार्ज थी। घबराई हुई आवाज में बेन उसे बताता है कि कोई उस ऐतिहासिक दस्तावेज को चुराने वाला है, लेकिन एबिगेल सुनते ही हंस पड़ती है। वो कहती है, आखिर कोई उसे चुराना ही क्यों चाहेगा। तभी
तभी बेन उसे बताता है कि उस डिक्लेरेशन के पीछे एक खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। एबिगेल को ये सब किसी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वो साफ कह देती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। बेन और राइली उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। और तभी बेन एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देने वाला था। वो राइली से कहता है अगर इयान उसे चुराने ही वाला है तो उससे पहले हमें उसे चुराना होगा। राइली हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन बेन की नजरें अब सिर्फ उस खजाने पर टिकी थी। वो कहता है कम से कम हमारे पास वो सुरक्षित तो रहेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद राइली भी हामी भर देता है और यहीं से शुरू होता है इतिहास की सबसे खतरनाक चोरी का प्लान। राइली घबराई हुई आवाज में कहता है जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्प्ले पर रखा जाता है तब उसके चारों तरफ कड़ी सुरक्षा होती है। हर तरफ गार्ड्स तैनात रहते हैं और ऊपर लगे वीडियो मॉनिटर्स वहां घूमने आए हर इंसान पर नजर रखते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों पर भी। वो दस्तावेज बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बंद रहता है और उसके चारों तरफ इतने सेंसर लगे हैं कि अगर कोई तेज बुखार वाला आदमी भी उसके करीब चला जाए तो तुरंत अलार्म बज उठेगा। राइली एक गहरी सांस लेता है और आगे कहता है और जब वो डिस्प्ले पर नहीं होता तब उसे 4 फीट मोटी कंक्रीट और स्टील से बने तहखाने में रखा जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि हम चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकते। तभी बेन धीरे से मुस्कुराता है जैसे उसके दिमाग में पहले से कोई रास्ता हो। वो कहता है एक और जगह है, प्रिजर्वेशन रूम। जब भी उस दस्तावेज की सफाई या जांच करनी होती है उसे वहां ले जाया जाता है और हमारे पास उसे चुराने का सबसे सही मौका होगा गाला सेरेमनी की रात। उस रात सारे गार्ड्स ऊपर वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा में व्यस्त होंगे और उसी दौरान हम नीचे से अपना रास्ता बनाएंगे सीधे प्रिजर्वेशन रूम तक। हालांकि खतरा बहुत बड़ा था लेकिन प्लान तैयार हो चुका था। आखिरकार सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। सबसे पहले राइली पास के मेट्रो स्टेशन की सुरंगों में पहुंचता है। वहीं से वो एक पाइप अंदर डालता है और धीरे धीरे प्रिजर्वेशन रूम के सारे कैमरों को हैक कर लेता है। अब उन कैमरों की हर हरकत राइली कहीं से भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। दूसरी तरफ बेन एक बेहद चालाकी भरा खेल खेल रहा था। वो फोटो खींचने के बहाने धीरे से प्रिजर्वेशन रूम के गार्ड के आईडी कार्ड की तस्वीर ले लेता है और फिर कंप्यूटर पर उस आईडी को एडिट करके उस पर अपनी ही फोटो लगा देता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। बेन एक गार्ड बनकर अंदर घुसने वाला था। उधर राइली भी अपने हिस्से की तैयारी में जुटा था। वो लेजर लाइट की मदद से सिक्योरिटी सेंसर का टेम्परेचर बढ़ाने का टेस्ट करता है, लेकिन असली चाल तो अभी बाकी थी। बेन पानी में एक खास केमिकल मिलाता है, फिर उसमें अपना हाथ डुबोकर कुछ लिखता है। हैरानी की बात यह थी कि वो लिखावट सामान्य आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ यूवी लाइट में ही देखा जा सकता था। इसके बाद बेन उसी केमिकल में एक छोटा सा बटन डुबोता है और बड़ी मासूमियत से उसे गिफ्ट के तौर पर एबिगेल को दे देता है। जैसे ही एबिगेल बटन को छूती है वो केमिकल चुपचाप उसके हाथों पर लग जाता है और उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो चुका है। उधर राइली अपना प्लान शुरू कर देता है। वो कैमरे पर लेजर लाइट लगाकर सीधे सेंसर पर मारने लगता है, जिससे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में अलार्म गूंज उठता है। तुरंत डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को जांच के लिए प्रिजर्वेशन रूम में लाया जाता है। अब क्योंकि एबिगेल सिक्योरिटी की इंचार्ज थी, वो भी भागते हुए वहां पहुंचती है और जल्दबाजी में उन्हीं केमिकल लगे हाथों से सिक्योरिटी कोड डालकर दरवाजा खोल देती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पल बेन का असली खेल शुरू हो चुका था। अब पूरी तैयारी हो चुकी थी और अब बारी थी उस आखिरी चोरी की, एक ऐसी चोरी जो सब कुछ बदलने वाली थी। उधर दूसरी तरफ इयान लगातार पुराने नक्शों को ध्यान से देख रहा था। उसने बारूद तक का इंतजाम कर लिया था, मतलब साफ था अगर रास्ता नहीं मिला तो वो रास्ता बना देगा। लेकिन बेन और राइली को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। दोनों अपने मिशन पर निकल पड़े थे। राइली हमेशा की तरह वैन में बैठकर बाहर से नजर रखता है, जबकि बेन एक साधारण क्लीनर का भेष बनाकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर पहुंचते ही वो सीधे वॉशरूम में जाता है और कुछ ही सेकंड में अपने कपड़े बदल डालता है। उधर इयान भी अपने आदमियों के साथ चोरी की जगह तक पहुंच चुका था, लेकिन उसका रास्ता अलग था। वो शहर के नीचे बने पुराने अंडरग्राउंड सीवर के रास्ते अंदर घुस रहा था। अंधेरा, गंदगी और हर कदम पर खतरा, लेकिन खजाने की लालच ने उसे बेखौफ बना दिया था। इधर बेन अब पार्टी के बीच पहुंच चुका था। बेन बड़ी चालाकी से वाइन का एक ग्लास उठाता है और एबिगेल को दे देता है। दोनों कुछ देर सामान्य बातें करते हैं ताकि किसी को जरा भी शक न हो। फिर मौका देखकर बेन उसी ग्लास को वापस अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वो दोबारा चुपके से वॉशरूम में पहुंचता है और वहां एक केमिकल निकालकर ग्लास पर काम शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में ग्लास पर बने एबिगेल के फिंगरप्रिंट साफ दिखाई देने लगते हैं। बेन बड़ी सावधानी से उसका थंबप्रिंट अपने अंगूठे पर चिपका लेता है। असल में उसे उस खास लिफ्ट तक पहुंचना था जो सिर्फ एबिगेल के थंबप्रिंट से खुलती थी, और वही लिफ्ट सीधे उसे उस प्रिजर्वेशन रूम तक ले जाने वाली थी जहां रखा था अमेरिका का सबसे कीमती दस्तावेज। दूसरी
दूसरी तरफ राइली ने प्रिजर्वेशन रूम के कैमरे हैक कर लिए थे। अब कैमरों में बेन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मौका देखते ही बेन लिफ्ट से सीधे प्रिजर्वेशन रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। आगे बढ़ने के लिए उसे सिक्योरिटी पासवर्ड चाहिए था। बेन धीरे से यूवी लाइट निकालता है। अचानक कुछ अक्षर अपने आप चमकने लगते हैं। ये उसी खास केमिकल का कमाल था जिसे बेन ने पहले चालाकी से बटन पर लगाया था और फिर वही बटन गिफ्ट के बहाने एबिगेल को दे दिया था। अब चमकते हुए अक्षरों को देखकर दोनों को पासवर्ड का अंदाजा हो जाता है। बेन बिना एक सेकंड गंवाए तेजी से कोड डालता है और अगले ही पल दरवाजा खुल जाता है। उसके सामने था अमेरिका का सबसे कीमती दस्तावेज, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ पल के लिए बेन की सांसें तक रुक जाती हैं, लेकिन समय बहुत कम था। वो तुरंत केस के स्क्रू खोलने लगता है। तभी अचानक राइली की आवाज आती है, बेन, मैंने कैमरों का कंट्रोल खो दिया है, अभी वहां से निकलो। ये सुनते ही बेन पूरा केस उठाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से इयान वहां पहुंच जाता है। बेन को भागता देख इयान बिना सोचे सीधे गोलियां चलाने लगता है। बेन किसी तरह बचते बचाते लिफ्ट तक पहुंच जाता है और अंदर जाते ही जल्दी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को केस से निकालकर अपने कोट में छिपा लेता है। उधर दूसरी तरफ एबिगेल को अब बेन पर शक होने लगा था। वो तुरंत गेस्ट लिस्ट चेक करती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं गया था। उसके मन में शक पैदा हुआ और वो बेचैनी से उसे ढूंढने लगी। उधर बेन एबिगेल से नजरें बचाता हुआ चुपके से एक वर्कशॉप में घुस जाता है, वही जगह जहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की नकली कॉपियां बेची जाती थी। बेन जल्दी से वहां से एक कॉपी खरीद लेता है ताकि असली दस्तावेज को छुपाया जा सके। कॉपी लेते ही बेन वहां से भागता हुआ बाहर निकल आता है, लेकिन एबिगेल भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। वो घबराई हुई आवाज में उससे पूछती है, बेन, आखिर चल क्या रहा है और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तभी अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर डिस्प्ले पर पड़ती है और अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी हो चुका था। पूरा हॉल अचानक अलार्म की तेज आवाज से गूंज उठता है। एबिगेल जैसे ही अलार्म सुनती है, उसकी आंखें सीधे बेन की तरफ उठती हैं। अब उसे सब समझ आ चुका था और अगले ही पल वो बेन के हाथ से डिक्लेरेशन छीन लेती है। लेकिन तभी अचानक इयान अपनी वैन लेकर वहां पहुंच जाता है। वो जबरदस्ती एबिगेल को दस्तावेज समेत वैन के अंदर खींच लेता है। इयान किसी भी कीमत पर डिक्लेरेशन हासिल करना चाहता था, मगर एबिगेल हार मानने वालों में से नहीं थी। चलती वैन का दरवाजा खोलकर वो बाहर लटक जाती है, मानो अपनी जान दांव पर लगा दी हो। पीछे से बेन और राइली भी दौड़ते हुए उसे बचाने पहुंचते हैं, लेकिन तभी इयान मौका देखकर झपट पड़ता है और एक झटके में एबिगेल के हाथ से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस छीन लेता है। लेकिन जैसे ही इयान उस डॉक्यूमेंट को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो असली नहीं बल्कि एक नकली कॉपी थी, वही कॉपी जिसे बेन ने चुपके से वर्कशॉप से खरीदा था। उधर बेन सही वक्त पर एबिगेल को बचा लेता है और उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन एबिगेल घबराकर चिल्लाती है, उनका पीछा करो, असली डॉक्यूमेंट उनके पास है। तभी बेन हल्की मुस्कान के साथ असली डॉक्यूमेंट निकालकर उसे दिखाता है और धीमी आवाज में कहता है, उनके पास सिर्फ नकली कॉपी है, वही जो मैंने वर्कशॉप से खरीदी थी। एबिगेल कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बेन ने इतनी बड़ी चाल चल दी थी। उधर पूरी बिल्डिंग पुलिस से भर चुकी थी, हर तरफ जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा शक सीधे बेन पर जाता है, क्योंकि बेन ने नकली डॉक्यूमेंट खरीदते वक्त कार्ड से पेमेंट की थी। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में पुलिस उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेती है। इधर बेन भी खतरे को समझ चुका था। वो सबकी तरफ देखकर कहता है, हम घर नहीं जा सकते, पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच जाएगी। इसके बाद बेन सबको लेकर सीधे अपने पिता के घर पहुंच जाता है, जहां माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। फिर वो सावधानी से डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखता है। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, उस रहस्यमयी नक्शे पर जो शायद इसी के पीछे छुपा था। एबिगेल धीरे से कहती है, ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। इसके बाद वो नींबू का रस डॉक्यूमेंट पर लगाती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जैसे ही वो हल्के से गर्म हवा फूंकती है, डॉक्यूमेंट के पीछे छुपी हुई लकीरें धीरे धीरे उभरने लगती हैं और फिर एक रहस्यमयी नक्शा सबके सामने आने लगता है, जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। जिसके बाद वो हेयर ड्रायर की मदद से छिपे हुए सारे क्लू ढूंढ निकालते हैं। बैन तुरंत उन सभी निशानों को एक कॉपी पर नोट करने लगता है, लेकिन जब वो क्लू ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई शब्द नहीं बल्कि कुछ रहस्यमयी नंबर थे। पहला नंबर किसी पेज को दिखाता था, दूसरा नंबर उस पेज की लाइन को और तीसरा नंबर उस लाइन के खास अक्षर को। अब असली मुश्किल शुरू हुई। उन अक्षरों को समझने के लिए उन्हें मशहूर लेखक साइलेंस के पुराने खतों की जरूरत थी। तभी बैन के पिता बताते हैं कि वो खत फिलाडेल्फिया की एक पुरानी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे गए हैं। बस फिर क्या था, सभी लोग तुरंत फिलाडेल्फिया के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अब बैन के घर तक पहुंच चुकी थी, जहां उन्हें कई अहम सबूत मिलते हैं और उन्हीं में उन रहस्यमयी खतों की एक कॉपी भी शामिल थी। तलाशी के दौरान पुलिस को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें बैन अपने पिता के साथ खड़ा था। अब पुलिस को
उसके पिता पर भी शक हो चुका था और कुछ ही देर में वो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। बैन के पिता एक कुर्सी से बंधे हुए थे। उधर बैन और उसकी टीम फिलाडेल्फिया की उस विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच चुके थे। वहां वो चालाकी से एक छोटे बच्चे को उन खतों से अक्षर ढूंढने के लिए भेजते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चा खत लेकर राइली के पास वापस आ जाता है। अब बस आखिरी 4 अक्षर ही बाकी थे और उन्हें लेने के लिए वो बच्चा एक बार फिर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। लेकिन तब तक वहां इयान भी पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है जो बड़े ध्यान से अक्षरों को गिन रहा था, उसे तुरंत शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर राइली जैसे ही उस क्लू को पढ़ता है, उसे आखिरी के 4 अक्षरों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये इशारा आखिर किस तरफ था। इसी बीच वो बच्चा अक्षर लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और इयान बिना वक्त गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राइली वहां से जा चुका था। इसके बाद इयान उस बच्चे को कुछ पैसे देता है और उससे पूछता है कि आखिरी के वो 4 अक्षर कौन से थे। बच्चा जैसे ही उसे बताता है, इयान तुरंत इंटरनेट पर उन्हें सर्च करता है और अब उसे भी अगली जगह का पता चल चुका था। दूसरी तरफ बैन, राइली और एबिगेल क्लॉक टावर तक पहुंच चुके थे। तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए टावर के सबसे ऊपर पहुंचते हैं और फिर इंतजार शुरू होता है। सूरज की उस पहली किरण का जो ठीक 2:20 पर यह बताने वाली थी कि अगला क्लू आखिर कहां छुपा है। समय जैसे ही होता है, सूरज की किरण सीधे एक खास जगह पर पड़ती है। तीनों की सांसें थम जाती हैं। बैन बिना 1 सेकंड गंवाए दीवार की तरफ दौड़ पड़ता है। वो तेजी से एक ईंट निकालने लगता है और फिर उस ईंट के अंदर उसे मिलता है अगला क्लू। लेकिन ये कोई नक्शा या कागज नहीं था, वो था एक रहस्यमयी चश्मा। उधर पीछे पीछे यान भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बैन और बाकी सब लोग वहां से निकल चुके थे। अब बैन वापस आकर डॉक्यूमेंट खोलता है और जैसे ही वो वही चश्मा पहनकर उसे देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो पहले किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें एक ऐसा नक्शा दिखाई देता है जो आधा अधूरा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, यान के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। हालात बिगड़ते देख बैन तुरंत कहता है, हम दोनों चीजें एक साथ इनके हाथ में नहीं जाने दे सकते। तुम दोनों ये नक्शा लेकर भागो, मैं चश्मा लेकर इनका ध्यान भटकाता हूँ। इतना कहकर बैन तेजी से वहां से निकल जाता है। यान की नजर तुरंत उस पर पड़ जाती है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। अब बैन पूरी रफ्तार से भाग रहा था और पीछे पीछे यान के हथियारबंद आदमी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन यान सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेहद चालाक भी था। वो अपने कुछ आदमी राइली और एबिगेल के पीछे भी भेज देता है। अब तीनों अलग अलग दिशाओं में अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सांसें तेज थीं, डर साफ दिखाई दे रहा था और हर मोड़ पर पकड़े जाने का खतरा मंडरा रहा था। काफी देर तक भागते भागते अचानक एबिगेल कुछ लोगों से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके हाथ से वो जरूरी दस्तावेज नीचे गिर जाता है। एबिगेल घबराकर उसे उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दस्तावेज अब यान के हाथों में था। दूसरी तरफ बैन किसी तरह यान के आदमियों से बच निकलता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। राइली और एबिगेल ये सब दूर से देखते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर बैन को सीधे पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जाती है। ऑफिसर पूछता है, आखिर इन चश्मों का काम क्या है? तभी बैन को अचानक एहसास होता है कि उसने अभी तक उन चश्मों से मैप को सही तरह से देखा ही नहीं था, मतलब साफ था। राज अभी पूरा खुला नहीं था, अब भी कुछ ऐसा बाकी था जो सबकी सोच से कहीं बड़ा था। तभी ऑफिसर गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सीधे जेल जाओ या फिर उस खोए हुए दस्तावेज को ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन तभी माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब अचानक यान का कॉल आता है। यान ठंडी आवाज में कहता है, मुझे वो चश्मे दे दो, वरना मैं उस दस्तावेज को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मजबूर होकर ऑफिसर कड़ी निगरानी के बीच बैन को इयान से मिलने भेज देता है, लेकिन रास्ते में ही खेल पलट जाता है। इयान के आदमी बैन के माइक्रोफोन का सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं और उसे एक सुनसान किनारे की तरफ जाने को कहते हैं। बैन तेजी से उसी दिशा में बढ़ता है और फिर अचानक ऑफिसर्स को चकमा देकर सीधे पानी में छलांग लगा देता है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि बैन डूब चुका है, लेकिन पानी के अंदर इयान के आदमी पहले से मौजूद थे। वो बैन को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और तभी सामने आता है एक ऐसा सच जिसने बैन को भी हिला दिया। उसे पता चलता है कि ये पूरा प्लान एबिगेल का था। वो यान के साथ मिलकर काम कर रही थी ताकि बैन को पुलिस के चंगुल से बचाया जा सके। इसके बाद आखिरकार बैन और यान आमने सामने आते हैं। यान धीमी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगता है हमें एक बार फिर साथ मिलकर काम करना चाहिए। तुम मुझे खजाने तक ले चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं
मानी तो मैं तुम्हारे पापा को जान से मार दूंगा। अब बैन समझ चुका था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसके बाद सब लोग मिलकर खजाने की तलाश में उस पुराने चर्च के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इयान, राइली और एबिगेल को भी अपने साथ नीचे ले आता है ताकि कोई चालाकी न हो सके। मजबूर होकर बैन एक बार फिर उन रहस्यमयी चश्मों की मदद से दस्तावेज को ध्यान से देखता है और तभी दस्तावेज में छिपा असली राज उनके सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि चर्च के ठीक नीचे एक गुप्त सुरंग छिपी हुई है, एक ऐसी सुरंग जो सीधे खजाने तक जाती है। यह सुनते ही सब लोग तुरंत चर्च के नीचे उतर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक अजीब कब्र दिखाई देती है जो हूबहू उसी नक्शे जैसी लग रही थी। इयान का एक आदमी बिना देर किए उस कब्र को तोड़ देता है और जैसे ही पत्थर टूटता है अंदर एक अंधेरी सुरंग का रास्ता दिखाई देता है। अब सब लोग सावधानी से उस सुरंग के अंदर बढ़ने लगते हैं। सुरंग उन्हें पुरानी और जर्जर सीढ़ियों तक ले जाती है। धीरे धीरे सभी नीचे उतर रहे थे लेकिन वो सीढ़ियां सदियों पुरानी थी। अचानक सीढ़ियां टूटने लगती हैं और देखते ही देखते इयान का एक आदमी गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। उस खौफनाक मंजर को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी बाकी सीढ़ियां भी टूटने लगती हैं। बैन किसी तरह खुद को संभाल कर बचा लेता है लेकिन अब एबिगेल खतरे में थी। बैन बिना अपनी जान की परवाह किए उसे सुरक्षित जगह पर धक्का देता है और उसी दौरान गिरता हुआ दस्तावेज भी पकड़ लेता है। लेकिन अब खुद बैन हवा में लटक चुका था। उसकी पकड़ धीरे धीरे छूट रही थी और वो किसी भी पल नीचे गहरी खाई में गिर सकता था। तभी अचानक उसके पापा एक रस्सी उसकी तरफ फेंकते हैं। बैन पूरी ताकत से उस रस्सी को पकड़ लेता है और सबकी मदद से आखिरकार सुरक्षित किनारे पर वापस आ जाता है। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित तरीके से एक पुरानी लिफ्ट की मदद से नीचे तहखाने की ओर उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं उनके कदम अचानक थम जाते हैं। सामने का रास्ता पूरी तरह बंद था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और दीवारों पर फैला अंधेरा। ये देखकर बैन गुस्से से भड़क उठता है। वो चीखते हुए कहता है, खजाना यहीं होना चाहिए था लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। इयान की आंखों में शक और गहरा हो जाता है। वो ठंडी आवाज में पूछता है, तो फिर खजाना है कहाँ? बैन घबराकर कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इयान को यकीन हो जाता है कि बैन उसे बेवकूफ बना रहा है। वो गुस्से में अगला सुराग मांगता है और धमकी देता है, अगर अभी सच नहीं बताया तो मैं तुम सबको यहीं इस अंधेरे तहखाने में छोड़कर चला जाऊंगा। बैन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं पता कि खजाना कहाँ है। तभी इयान गुस्से में अपनी बंदूक उन सब की तरफ तान देता है। माहौल में डर और तनाव फैल जाता है। उसी वक्त बैन के पिता अचानक एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बैन तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता शांत आवाज में कहते हैं, असल सुराग ये लालटेन है। इयान उनकी बात ध्यान से सुनता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे नया सुराग मिल गया है और बस उसी झूठे सुराग के भरोसे वो उन सबको वहीं कैद छोड़कर तेजी से वहां से निकल जाता है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। दरअसल बैन और उसके पिता ने मिलकर इयान को गुमराह करने के लिए ये पूरी कहानी बनाई थी ताकि वो वहां से चला जाए और उन्हें सोचने का एक आखिरी मौका मिल सके। इसके बाद बैन पूरे तहखाने की छानबीन शुरू कर देता है। तभी राइली घबराई आवाज में कहता है, मान लो खजाना मिल भी गया तो उससे होगा क्या? हम लोग अभी भी यहीं फंसे हुए हैं और जैसे ही इयान को इसके बारे में पता चलेगा वो वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है लेकिन बैन शांत स्वर में कहता है, नहीं, कोई नहीं मरेगा। जिसने ये जगह बनाई थी उसने हवा आने जाने का कोई दूसरा रास्ता जरूर बनाया होगा। बैन फिर दीवारों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बटन पर पड़ती है। जैसे ही वो बटन दबाता है धीरे धीरे एक छुपा हुआ दरवाजा खुलने लगता है। सब लोग मशालें उठाकर सावधानी से अंदर बढ़ते हैं लेकिन अगले ही पल जो उनके सामने आता है उसे देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो कमरा पूरी तरह खाली था। ना सोना, ना हीरे, ना कोई खजाना, बस एक वीरान सन्नाटा। राइली धीमी आवाज में कहता है, हम देर से पहुंचे, खजाना पहले ही यहाँ से ले जाया जा चुका है। कोई हमसे पहले इसे चुरा चुका होगा। ये सुनते ही बैन पूरी तरह निराश हो जाता है। इतनी लंबी तलाश, इतने खतरे और आखिर में कुछ भी नहीं। तभी उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कम से कम तुम यहाँ तक तो पहुंचे बेटे, हर कोई ये नहीं कर सकता। लेकिन बैन को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि कहानी यहीं खत्म हो गई। वो एक बार फिर पूरे कमरे की बारीकी से जांच शुरू कर देता है। उसकी नजर हर कोने को टटोल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ कहीं न कहीं एक और दरवाजा जरूर छुपा है। तभी उन्हें दीवार में बना एक अजीब सा खांचा दिखाई देता है। बैन की आंखें फैल जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी जेब से वही पुराना पेन निकालता है जो उसे कहानी की शुरुआत में उस रहस्यमयी जहाज से मिला था। जैसे ही वह उस पेन को उस खास जगह पर फिट करके धीरे धीरे घुमाता है, अचानक तेज हवा का एक झोंका पूरे तहखाने में गूंज उठता है और तभी उनके सामने एक और रहस्यमयी दरवाजा खुल जाता है। जिज्ञासा और डर से भरे सभी लोग सावधानी से उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। अंदर का नजारा देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वहाँ वही 200 साल पुराना खजाना मौजूद था जिसकी तलाश में वे इतनी दूर तक आए थे। सोने चांदी के अनगिनत सिक्के, बेशकीमती हीरे जवाहरात और सदियों पुरानी दुर्लभ चीजें
चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। इतना विशाल और कीमती खजाना देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। हर कोई हैरान था, क्योंकि इतना पुराना और अनमोल खजाना शायद ही किसी ने कभी देखा हो। तभी बैन एक मशाल उठाकर उसे जलाता है। जैसे ही आग की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, धीरे धीरे उस खजाने का असली रूप सबके सामने आने लगता है। पूरा कमरा चमक उठता है और अब उन्हें समझ आता है कि असली खजाना कितना बड़ा था। सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। आखिरकार वर्षों पुरानी तलाश पूरी हो चुकी थी। उन्होंने वो खजाना ढूंढ निकाला था जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते थे। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है, जहां उन्हें बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है। सभी लोग उसी रास्ते से होकर दूसरी कब्र के रास्ते बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही बैन तुरंत पुलिस को फोन करता है और अधिकारियों को वहां बुला लेता है। वह सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑफिसर को सौंप देता है और फिर उन्हें पूरे खजाने के बारे में बताता है। इसके बाद बैन ऑफिसर से कहता है कि एबिगेल को किसी भी तरह की सजा न दी जाए। वह बताता है कि इस खजाने को ढूंढने का असली श्रेय उसकी फैमिली को मिलना चाहिए और इसमें उसके दोस्त राइली ने भी उसकी बहुत मदद की है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वह जेल नहीं जाना चाहता। बैन की बातें सुनकर ऑफिसर उसकी लगभग सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन तभी ऑफिसर गंभीर आवाज में कहता है, लेकिन किसी न किसी को तो जेल जाना ही होगा। जिसके बाद बैन आखिरकार इयान का ठिकाना पुलिस को बता देता है और फिर कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। इयान और उसके सभी आदमी चारों तरफ से घिर चुके थे। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। देखते ही देखते पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उसी पल वर्षों से चली आ रही उस खतरनाक दौड़ का अंत हो जाता है। इसके बाद सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। राइली अब एक मशहूर नाम बन चुका था। लोग उसकी बहादुरी और समझदारी की बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बैन और एबिगेल का रिश्ता भी आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, पर तभी बैन को एक और रहस्यमयी सुराग मिलता है। ऐसा सुराग जो इशारा करता था एक और छिपे हुए खजाने की तरफ। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं, जहां बैन निकल पड़ेगा उस दूसरे रहस्यमयी खजाने की तलाश में।